ईद के बीच में रखी होती है। कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, चेस्ट पेन जिसको हम कहते हैं या अंजाइना मेडिकल की लैंग्वेज में कहते हैं। तो जब पेशेंट को चेस्ट पेन होता है तो आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, अचानक से उन्होंने एक गोली खा ली और उसे आराम हो गया। तो वो उस दवा का नाम है नाइट्रोग्लिसरीन, या ब्रांड नेम जिसको बाहर में अवेलेबल एक सॉर्बिट्रेट, जिसको आइसोसाबाइड डायनाइट्रेट कहते हैं। सॉर्बिट्रेट आपने कई बार नाम सुना होगा अपने रिलेटिव से। तो ये जो दवा है ये आपको जीभ के नीचे रखनी है। सामान्य धारणा यह है कि हम दवा लें और पानी के साथ पेट में चली जाए, लेकिन यदि ये दवा हम पानी के साथ लेते हैं और दवा पेट में चल जाए तो इसका इफेक्ट आने में समय लग जाएगा। इट विल टेक कम से कम आधा या 1 घंटा लग जाएगा और उतने असरदार भी नहीं रहेगी। तो ये डिफरेंस कि कौन सी दवा हमें पानी के साथ अंदर लेनी है और कौन सी दवा जीभ के नीचे रखनी है, जब हमें डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देते हो तो ये ठीक से समझने हैं और पेशेंट को भी समझाना है। तो जब ये दवा हम जीभ के नीचे रखेंगे तो तुरंत हमारे खून में घुल जाएगी और तुरंत असर करेगी। फिर ये होते हैं इंजेक्शन के फॉर्म्स। ये होता है एम्पुल, आपने कई बार अस्पताल में देखा होगा, बीबीजी स्टाफ ने भी देखा होगा। ये एक बार के इस्तेमाल के लिए होते हैं। इसकी कैप तोड़ी जाती है, इंजेक्शन भरा जाता है और पेशेंट को इंजेक्शन दिया जाता है। ये होते हैं वायल्स। इसमें एक ही बॉटल से हम कई इंजेक्शन दे सकते हैं, 5 या 6 इंजेक्शन भी हम दे सकते हैं। और ये होता है आईवी फ्लूइड, जिसको हम सलाइन कहते हैं सामान्य भाषा में। अलग अलग तरह के आईवी फ्लूइड्स होते हैं। सलाइन होता है, रिंगर लैक्टेट, डेक्सट्रोज, और ये होता है जिसके माध्यम से ड्रग्स या फ्लूइड दिया जाता है। तो हम हमेशा डॉक्टर को इंसिस्ट न करें कि हमें इंजेक्शन ही लगेंगे। इंजेक्शन हर केस में जरूरी नहीं है। इंजेक्शन कब कब जरूरी है, यदि कोई दवा हम ओरली नहीं ले सकते या जो दवा यदि हम मुंह के माध्यम से लेते हैं हमारे पेट में जाती है और वो दवा हमारे खून में नहीं घुल मिल सकती है, तभी हम दवाएं इंजेक्शन से देते हैं। दूसरी बात, कुछ दवाएं ऐसी होती है जो हमारे पेट में जाने के बाद में उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको नष्ट कर देती है। तो ऐसी दवाएं भी, जैसे इंसुलिन के आपने इंजेक्शन सुने होंगे। इंसुलिन के हमेशा इंजेक्शन लेते हैं। कोई भी इंसुलिन मुंह के द्वारा पेट में नहीं लिया जाता, क्योंकि ये दवा हमारे पेट में जो एंजाइम्स होते हैं वो उसको नष्ट कर देते हैं। जैसे यदि पेशेंट को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग है, उल्टी आ रही है, बहुत ज्यादा दस्त है, या पेशेंट शॉक में चला गया है, या फिर अनकॉन्शियस है, बेहोशी की कंडीशन में है, या बहुत ज्यादा बीमार है, सीरियसली इल है, वेंटिलेटर्स पे है या आईसीयू के एडमिशन, तो ऐसे समय में ही इंजेक्शन दिए जाते हैं। डेफिनेटली इंजेक्शन ज़्यादा फास्ट काम करेंगे, लेकिन यदि हम हर बार इंजेक्शन के लिए करेंगे तो 2 चीज़ें होगी। एक, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाएगा, आपकी खर्चा बढ़ जाता है दवाइयों का। दूसरा, इंजेक्शन आपको ब्लड में दिए जाते हैं तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम डॉक्टर से हमेशा इंजेक्शन के लिए आग्रह न करें। हाँ, जब जरूरी डेफिनेटली हमें इंजेक्शन लेने चाहिए। फिर ये है टॉपिकल फॉर्म, जो हम ना इंजेक्शन के माध्यम से देते हैं, नहीं ओरली देते हैं। तो कुछ आई ड्रॉप्स है, ईयर ड्रॉप्स है, ऑइंटमेंट होती है, कुछ जेलीज होती है, कुछ रेक्टल रूट से देते हैं। कई बार बच्चों में फीवर 102, 103 डिग्री आता है और उन्हें झटके आने लग जाते हैं, जिसे हम फीट्स कहते हैं। तो कई बार डॉक्टर दवा लिखते हैं डायजेपाम, जो रेक्टल से यानी गुदद्वार द्वारा दवाई इंसर्ट की जाती है। तो ये किस तरह से देनी है ये भी माताओं को या उनके पेरेंट्स को समझना चाहिए। फिर होता है ट्रांसडर्मल पैच आप लगा सकते हैं, और एक होता है मीटर डोजिन। आपने ये कई बार देखा होगा, अस्थमा के पेशेंट पंप जिसको कहते हैं वो लेते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसा करना चाहिए हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। पहले मैं बताना चाहूंगा आई ड्रॉप्स के बारे में, जो सामान्यतः लोग कौन सी चीज अनदेखी करते हैं। जब भी आई ड्रॉप्स खरीदते हैं तो हम उसे खोलते कैसे हैं, उसमें छेद करना होता है। तो हम सबसे पहले घर में कोई पिन देखेंगे, सुई देखेंगे, तो लेकिन देखिए सुई वो इन्फेक्टेड होती है। जब यदि हम घर में कोई सुई पड़ी हुई है उससे यदि हम उसमें छेद करेंगे तो वो इन्फेक्टेड सुई का जो इन्फेक्शन है वो लिक्विड में चले जाएगा और वो लिक्विड हमारे आंखों में आएगा। और आप जानते हैं कि आंखें हमारे कितना सेंसिटिव ऑर्गन है। तो कभी भी जब हम उसे ओपन करें तो हमेशा स्टराइल नीडल से ही ओपन करें, पहली बात। दूसरी बात, आजकल जो आई ड्रॉप्स आते हैं उसके पीछे में एक नुकीला बॉटल के पीछे दिया होता है जिसके माध्यम से आप छेद कर सकते हैं, लेकिन उसे आपको टच नहीं करना है। तो हमेशा आप हाथ अच्छे से धोएं। हैंड वॉशिंग HICC कमेटी हमेशा आपको बताते रहती है, तो ठीक तरह से हैंड वॉश करके ही उसे ओपन करें। तीसरी बात, उसके टिप को कभी ना छुए, ना ही वो टिप आंखों के पास लाए और उसे छुए, क्योंकि आपको वो इन्फेक्टेड हो जाएगा एंड देन आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस है।
अभी आपने देखा होगा कि कंजंक्टिवाइटिस का एपिसोड है था, लाल आंखें होना, तो एक दवा जो हमारे माता जी को दी है वही फिर हम पिताजी भी यूज करते हैं, भाई भी यूज करते हैं, परिवार के सभी लोग यूज करने लगते हैं। लेकिन ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपको जो आंखों में इन्फेक्शन हुआ है क्या वे वही लक्षण है या कुछ और है। तो हमेशा आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और उसके बाद ही आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे। कई बार फायदे से ज्यादा नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सबसे दूसरी बात कि आई ड्रॉप्स डालने कैसे हैं। तो जैसे कि चित्र में दिखाया गया कि हेड को पीछे मोड़ना है, फिर लोअर आईलिड को नीचे करना है, ये जो बना होता है इसे आपको डाउन करना है और उसमें केवल 1 या 2 बूंद ही डालनी है। हम 4-5 बूंदे डालेंगे तो ज्यादा असर हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारी जो आंखें वो 2 बूंद के अलावा वहां पे लिक्विड रह ही नहीं सकता है, केवल वो 2 बूंद तक ही उतना पॉकेट बना होता है। तो केवल 1 या 2 बूंद ही डालें। और चौथे चित्र में आप देख रहे हैं जब ड्रॉप्स आप डाल देंगे उसके बाद अंदर के साइड में ये जो जिसको हम मेडियल कैंथस कहते हैं इसको आपको दबाना है ताकि दवा आपके गले में और पेट में ना उतरे। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो आई ड्रॉप्स के लिए आपको इस्तेमाल करने हैं। दूसरा कॉमन एग्जांपल पंप, सामान्य भाषा में पंप कहते हैं या मेडिकल में मीटर डोज इनहेलर जो अस्थमा के पेशेंट यूज करते हैं। इसे कैसे इस्तेमाल करना है और क्या सावधानी बरतनी है। तो ये हो गया पंप। तो सबसे पहले इसे ठीक से हिला ले। ठीक से आपको जब कैप बांधे तब आपको ठीक से उसे हिलाना है। तीसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि अंदर की हवा पूरी तरह से बाहर निकालनी है। एक्सेल द एयर, पूरी हवा आप बाहर निकालोगे। चौथे चित्र में दिखाया गया कि उसका जो माउथ पीस है आपको टाइटली दांतों के बीच में दबाना है और लिप से उसको बंद करना है। चौथे चित्र में 5वें चित्र में दिखाया गया कि ऊपर का पंप आपको दबाना है और जब आप इसे दबाएंगे तब आपको सांसें अंदर लेनी है। तो तीसरे चित्र में सांसें बाहर छोड़नी है और छठे चित्र में बताया जब आप उस पंप को दबाते तब सांसें अंदर लेनी। तो जब आप सांस अंदर लेते उसके साथ दवा आपके अंदर में आएगी और ज्यादा कारगर सिद्ध होगी, तभी पेशेंट को फायदा होगा। कई बार हमने अस्थमा के पेशेंट को देखा है, या तो डिसीज ज्यादा बढ़ जाता है या कई बार उन्हें पता नहीं होता कि ये पंप कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये सावधानी आपको पंप इस्तेमाल करते समय बरतनी है और आपके आस पड़ोस में जो भी अस्थमा के पेशेंट होंगे उन्हें भी एजुकेट करना है। और एक महत्वपूर्ण बात, आपने स्टीरॉइड ये वर्ड नाम सुना होगा। तो स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो अस्थमा में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये पंप के द्वारा अस्थमा के पेशेंट को दिए जाते हैं। तो जब ये पंप स्टीरॉइड्स के होते हैं तो 2 सावधानियां बरतनी है। नीचे में लिखा है अंग्रेजी में माउथ वॉश एंड गार्गल्स, तो कुल्ला करना है। तो जब पंप का इस्तेमाल हो जाए थोड़ा पानी लेके कुल्ला करना है और फेंकना है। उससे फायदा ये होता है, यदि हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो स्टीरॉइड्स होते हैं ये हमारी प्रतिकार शक्ति को कम करते हैं, इम्यूनिटी को डाउन करते हैं। तो ये जो स्टीरॉइड्स होते हैं जब हम पंप के द्वारा लेते हैं तो हमारे गले में पीछे के पोर्शन में जमा होने लग जाते हैं और वहां की प्रतिकार शक्ति को कम कर देंगे। उसके वजह से इन्फेक्शन के चांसेस, जिसको हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कई बार देखा होगा अस्थमा के पेशेंट को थ्रोट आप ओपन करोगे तो पीछे में व्हाइट पैच, सफेद कलर का एक पैच दिखाई देगा, वो और कुछ नहीं है, फंगल इन्फेक्शन है। और फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आपके खून में भी चला जाएगा, आपके फेफड़ों में चला जाएगा और फंगल इन्फेक्शन से आपको निमोनिया भी हो सकता है। तो इसलिए सावधानी हमें बरतनी की, यदि स्टीरॉइड का पंप है तो हमें पेशेंट को बताना है कि उसके इस्तेमाल के बाद में कुल्ला जरूर करें। अब आते हैं साइड इफेक्ट्स पर। साइड इफेक्ट्स होते क्या है। तो साइड इफेक्ट जैसे मैंने हिंदी में भी लिखा है, ये किसी भी ये अपेक्षित नहीं है, लेकिन हर दवा जो हम ले रहे हैं हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं जाके वो काम करेगी, तो हमारे बॉडी के सिस्टम को कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करती है। तो उसके वजह से कोई दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव होते हैं जो हानिकारक है और अनपेक्षित है। ये कब होते हैं, जब हम दवा यदि किसी निदान के लिए इस्तेमाल करते हैं या किसी रोकथाम के लिए, डिसीज की रोकथाम के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए, या कई बार हम हमारे शरीर की प्रक्रिया को बदलने के लिए। हम पेशेंट नहीं है, वो नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल आदमी है, जैसे कि महिला है, गर्भ निरोधक गोलियां लेती है, वो पेशेंट नहीं है, लेकिन गर्भधारणा नहीं होनी चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो गोलियां ले रही है। इन गोलियों से भी कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं और डॉक्टर आपको बताते भी है। तो दुष्प्रभाव किसी भी तरह से हो सकते हैं जब हम दवाइयां किसी भी इन सब चीजों के लिए लेते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने डाले, जैसे ये दवा है एनालेप्रिल, रैमिप्रिल। तो ये दवा हाइपरटेंशन में ली जाती है, यानी बीपी के पेशेंट्स ये दवा लेते हैं।
और इससे प्रायः एंजियोइडिमा करके साइड इफेक्ट होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं आंखों में सूजन आ गई है, आंखों के नीचे में भी सूजन है और उसके जो लिप्स हैं, होंठ हैं, ये काफी तरह फूल गए हैं। तो ये रिएक्शन हर पेशेंट में आएगी जरूरी नहीं, कुछ कुछ पेशेंट में आएगी, लेकिन इसमें सावधानी बरतनी है। यदि हम इस पे ध्यान नहीं दें तो कुछ देर के बाद में हमारे जो श्वास नलिका इसको ये दबाने लग जाता है और ब्रीदिंग डिफिकल्टी चालू हो जाती है, तो ये जानलेवा हो सकता है। इसलिए हमें इसके बारे में अवगत होना, आपको अवगत कराना जरूरी है। दूसरी दवा है एम्लोडिपिन, ये भी हाइपरटेंशन में यूज होती है, बीपी के पेशेंट लेते हैं और इसकी वजह से पैरों में सूजन आने लगती है। अगेन हर पेशेंट में आएगा जरूरी नहीं है। तो जब ये एम्लोडिपिन जैसी दवा कुछ दिनों के बाद, जैसे 3 हफ्ते 4 हफ्ते जब ले लेते हैं तो उनके पैरों में सूजन आने लगती है, तो इसे दवा बंद कर देते हैं और फिर हम दूसरी दवा पे पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि बीपी के पेशेंट को बिना दवा के हम रख नहीं सकते, तो दवा बदलना इस समय जरूरी है। तीसरा आपने देखा होगा टीबी की दवाइयां हैं। टीबी की दवाइयों से लीवर डैमेज होता है और जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि आंखों में पीलापन आ गया है और खासकर हमारे छत्तीसगढ़ में ये जागरूकता फैलाना जरूरी है। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में शराब का चलन ज़्यादा है, अल्कोहलिज्म ज़्यादा कॉमन है। तो जो लोग शराब की लत जिन्हें होती है उनके लीवर ऑलरेडी खराब होते हैं। ऐसे पेशेंट में यदि उन्हें टीबी हुआ है और टीबी की दवाइयाँ वो लेते हैं तो ज़्यादा उनके चांसेस है कि उन्हें पीलिया होगा। तो ये कुछ कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ कुछ पेशेंट में हमें सावधानियां बरतनी होती है कि हम किस तरह से उनका बचाव कर सके। ये रिएक्शन आपने कई बार देखा होगा, जैसे रैश आ जाती है, चत्ते आ जाते हैं लाल कलर के। कई सारे दवाइयों से चत्ते आ जाते हैं, जैसे एस्प्रिन से भी आ सकते हैं, कोई एंटीबायोटिक से भी आते हैं। कुछ दवाएं होती है जो लेने के बाद ऐसे गले के आसपास खासकर और जो हमारे बॉडी के पार्ट्स खुले रहते हैं उसमें ये रिएक्शन आने लगती है, जिसको हम फोटो सेंसिटिविटी कहते हैं। तो कुछ दवाएं ऐसी होती है जो हमारे त्वचा में जमा हो जाती है और जब हम धूप में जाते हैं और धूप उस पर पड़ती है तो ये रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, तो जिसको हम फोटो सेंसिटिविटी कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट को जिन्हें इस तरह की हिस्ट्री है या जो ऐसे हमें बताते हैं कि हाँ हम धूप में जब गए थे ऐसे दवा लेने के बाद में उस तरह से उसके बाद हमें ये साइड इफेक्ट है, तो ऐसे पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो जब भी धूप में बाहर जाए तो छाता हमेशा साथ में, धूप से बचाव करें। ये बहुत ही जानलेवा तरह का रिएक्शन है जिसको हम मेडिकल टर्म में स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कहते हैं। त्वचा निकलने लग जाती है, त्वचा निकलने जाती है और ये जानलेवा सिद्ध हो सकता है। तो आपने सुना होगा कि सल्फा ड्रग्स, सल्फा कंटेनिंग ड्रग्स होते हैं, जिसको हम कई बार आम भाषा में कहते हैं कि सल्फा ड्रग की एलर्जी है। तो कुछ दवाएं होती है जिसका केमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल भिन्न होता है और कुछ कुछ पेशेंट में इस तरह से जानलेवा स्किन रिएक्शन वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। पेशेंट को तुरंत एडमिट करना और उपाय करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ भी कई सारे रिपोर्ट इस तरह की आई है हमारे एम्स के अस्पताल से। फिर ये आप देख पा रहे हैं, ये वाले चित्र में दांतों में पीलापन आ गया है। तो कुछ एंटीबायोटिक्स है जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ये दवाएं बच्चों को 8 साल के नीचे के बच्चों को नहीं देनी है। उसकी वजह से दांतों में पीलापन आना, दांत कमजोर होना या हमारे बोन्स है वो कमजोर होना, इस तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। फिर इस तरह के कुछ पैचेस भी एंटीबायोटिक से आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ज्यादा हेयर्स की ग्रोथ हो गई है, बाल ज्यादा आ गए और ये खासकर ज्यादा डेंजरस है यदि महिलाएं हैं तो मुंह से भी आ गए। तो कुछ कुछ जो दवाएं मिर्गी के लिए इस्तेमाल की जाती है उनकी वजह से इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट आने लगते हैं। फिर मतली या फिर उल्टी आना, ये आम बात है कई सारे दवाओं से। और ये मैंने खास कर डाला है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का अर्थ है हमारे खून में शुगर की मात्रा कम होना। जब डायबिटीज होता है तो शुगर की मात्रा बढ़ जाती है ना। तो शुगर की मात्रा बढ़ना ज्यादा खतरनाक है या कम होना ज्यादा खतरनाक है? कम होना ज्यादा खतरनाक है। थोड़ी सी मात्रा बढ़ जाए तो ठीक है, आप उसको बाद में कंट्रोल करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा कम आ जाए तो पेशेंट कोमा में जा सकता है। तो जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं जिन्हें डायबिटीज की दवा चल रही है, खासकर इंसुलिन चल रहा है, उन्हें ये जानना जरूरी है कि उन्हें ये हाइपोग्लाइसेमिया शुगर की मात्रा कब कम हो रही है। तो कुछ वार्निंग साइंस होंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि उन्हें खूब पसीना आएगा या उन्हें घबराहट होगी या बहुत ज्यादा भूख लगेगी या उन्हें बहुत इरिटेबिलिटी होगी या एंजाइटी होगी।
या दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी, या वो कभी हाथ ऐसे रखेंगे, हाथ कप कपाएंगे। तो ये जो वार्निंग साइंस है, ये संकेत है कि आपके खून में शुगर की मात्रा कम हो रही है। तो ये साइन सिम्टम उनको जानना जरूरी है। यदि वो नहीं जानेंगे तो उन्हें बेहोशी हो जाएगी और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो दो तरह की चीजें उन्हें ध्यान में रखना जरूरी है कि ये संकेत को वो पहचाने, और दूसरी बात, हमेशा अपने जेब में चॉकलेट्स या शुगर, शक्कर की कोई पुड़ी हमेशा अपने जेब में रखें, ताकि इस तरह की घटनाएं हम रोक सके। तो किन पेशेंट्स में ये सामान्य साइड इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है? मैं नहीं कहूंगा कि इनमें होगा या इनमें नहीं होगा, लेकिन जैसे जो जो मरीज अन्य बीमारियों से पीड़ित है या जो अन्य दवाइयां ले रहे हैं, आपको पता होगा कि यदि हम बहुत सारी दवाइयां ले रहे हैं तो एक दवा दूसरे दवा के साथ में मिक्स हो जाएगी और बॉडी में अलग तरह से रिएक्ट करती है, ठीक है। या फिर यदि वो मद्यपान कर रहा है, या कोई एलर्जी है, या फिर उसका लीवर खराब है, या फिर उसकी किडनी खराब है, तो वो दवा हमारे बॉडी में ही रह जाएगी, हमारे पेशाब के द्वारा वो बाहर नहीं निकलेगी, और जब वो बॉडी में ज्यादा देर तक रहेगी तो वो साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो ऐसे पेशेंट्स को रिस्क ज्यादा है, ऐसे पेशेंट को साइड इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और खासकर ये वाले पेशेंट, बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं या स्तनपान करने वाली महिलाएं या गंभीर रूप से बीमार मरीज, इन लोगों में साइड इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इन लोगों की जो शरीर की क्रिया है वो अलग तरह से काम करती है। तो इन लोगों में हमें खासकर सावधानी बरतनी है कि हम दवाएं कैसे इस्तेमाल करें। तो जो डॉक्टर की एडवाइस है हमें उसी को ठीक से मानना है। एग्जाम्पल्स मैंने डाले हैं, जैसे कि एनसेड, जिसको पेन किलर कहते हैं। हर कोई सिर दर्द होता है या बॉडी होता है, या हम एम्स में बहुत देर तक काम कर ले, घर जाके हमने पेन किलर, जिसको हम सामान्य भाषा में हम पेन किलर कहते हैं, वो हम खा लेते हैं। तो पेन किलर से आपने कई बार देखा होगा पेट में जलन होती है, या आम बात है, तो इसको हमेशा खाने के बाद लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को आदत बन जाती है हमेशा पेन किलर लेने की, और ये जब हम पेन किलर बहुत दिनों तक लेते हैं तो हमें अल्सर होने लग जाता है पेशेंट को। तो पेप्टिक अल्सर, पेट में अल्सर होना, या किडनी डैमेज होना, यानी किडनी इतनी डैमेज हो जाती है कि उन्हें डायलिसिस की भी जरूरत पड़ती है। हमारे नेफ्रोलॉजी के विभाग में कई मरीज ऐसे आते हैं जिन्होंने पेन किलर कई दिनों तक लिया, 6-6 महीने, 1-1 साल लेते हैं, और उनकी फिर किडनी डैमेज हो जाती है। तो हमें पेन किलर का इस्तेमाल उसी समय करना है जब हमें जरूरत है, उसे उसकी आदत नहीं लगानी है। दूसरा बात कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये दवा जब एसिडिटी बढ़ जाती है, सामान्य भाषा में एसिड हमारे पेट में जब ज्यादा बढ़ जाता है, उस समय ये दवाएं लेती है। तो इसमें दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात कि लोग कभी भी लेते हैं, जैसे हमने मसालेदार खाना खाया, आज हमारे घर में कुछ मसालेदार खाना बना है और पेट में जलन, तो हमने वो पेंटॉप, कॉमन ब्रांड में पेंटॉप से आप समझ सकेंगे कि कौन सी दवा है, तो हम वो दवा खा लेते हैं। लेकिन ये दवा सुबह नाश्ते के 30 मिनट पहले खानी होती है, कभी भी हम खाने से ये उतनी असर नहीं करेगी। दूसरी बात, इसको जब जरूरी हो तभी ले, क्योंकि बहुत दिनों तक इन दवाओं का सेवन करने से भी किडनी डैमेज होती है, हमारे बोन्स वीक होने लग जाते हैं। तो इस तरह के दुष्प्रभाव भी इससे होते हैं, और खासकर बुजुर्ग लोग इन दवाओं की आदत इन्हें लग जाती है, तो हमें ये अवॉइड करना चाहिए। डायबिटीज की दवा का मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इंसुलिन यदि कोई ले रहा है तो उन्हें खासकर सावधानी बरतनी है, और ऐसे पेशेंट ने अपना खाना कभी भी मिस नहीं करना है। कई बार हम उपवास रख लेते हैं ऐसे पेशेंट, और जब उन्हें इंसुलिन दिया जाता है, ऐसे पेशेंट में ब्लड शुगर यानी खून में शुगर की मात्रा कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को सलाह देनी चाहिए कि वो कभी भी ऐसे उपवास न करें और हमेशा कुछ न कुछ खाएं इंसुलिन लेने के पहले। चौथी बात, पांचवी बात कि जो बिना पर्ची के दवाएं मिलती है, आगे डॉक्टर आलोक सिंह सर इन दवाओं के बारे में बताएंगे। तो ओटीसी यानी जो दवा बिना पर्ची से मिलती है, तो कुछ ही ऐसी दवाएं हैं जो बिना पर्ची से फार्मेसी से आपको दे सकता है, लेकिन बहुत सारी दवाएं हैं जो हमारे साइकेट्री में, कोई डिप्रेशन में है या नींद की बीमारी के लिए है या एंटीबायोटिक्स है, ये बिना पर्ची के नहीं लेनी चाहिए। और आखिरी में मैंने लिखा है कि एंटीबायोटिक्स के लिए भी लिखा है, एंटीबायोटिक्स तो बिल्कुल बिना पर्ची के नहीं लेना चाहिए, हमेशा पर्ची के साथ ही लेना चाहिए, क्योंकि हर फीवर में हर बार एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। तो जब डॉक्टर आपको बताए किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है तभी हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। कई बार आपने देखा होगा जब दवाएं लेते थे इस तरह से लाल कलर का एक बॉक्स बना था, इसको शेड्यूल एच कहते हैं।
तो इसका अर्थ है कि बिना पर्चे की ये दवाएं आपको नहीं दी जा सकती। लेकिन हम प्रायः देखते हैं कि बिना पर्चे की ये दवाएं मिलती है, खासकर एंटीबायोटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कभी भी एंटीबायोटिक्स बिना पर्चे के ना लें। अब आते हैं फार्माकोविजिलेंस पे। तो फार्माकोविजिलेंस होता क्या है, फार्माकोलॉजी विभाग इस क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं और इसके फायदे क्या है आपको। तो फार्माकोविजिलेंस का अर्थ है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बताया है, कि दवा संबंधी समस्याओं का पता लगाना, उसका मूल्यांकन करना और दवाओं को कैसे सुरक्षित बनाया जाए इसके लिए उपाय योजना करना। तो सामान्य भाषा में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं अस्पताल के या नर्सिंग स्टाफ है हमारे डिपार्टमेंट में, वो रिपोर्ट देते हैं कि इन पेशेंट को इस दवा से रिएक्शन आई है। फिर हमारे स्टूडेंट्स, हम लोग जाके उनकी खोजबीन करते हैं कौन सी दवा थी, उन्हें और क्या डिसीजेस थे, उन्हें और कौन सी दवाइयाँ चल रही थी, और ये रिपोर्ट हम नेशनल सेंटर में देते हैं। नेशनल सेंटर से WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी ये रिपोर्ट जाती है ताकि दवा को सुरक्षित बनाया जा सके। कई बार आपने वर्तमान पत्र में, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि ये दवा अभी बंद कर दी गई है, या इन दवाओं को बच्चों में नहीं लेना है, या इन दवाओं को इन लोगों में नहीं लेना है। तो ये जो न्यूज़ आती है या ये जो निर्णय लिए जाते हैं, ये किस आधार पे लिए जाते हैं? ये इसी आधार पे लिए जाते हैं जब आप, आम जनता या डॉक्टर या नर्सिंग ऑफिसर हमें रिपोर्ट करते हैं। तो फार्माकोविजिलेंस उसी के संबंध में, और ये सप्ताह उसी संबंध में मनाया जा रहा है कि लोगों में जन जागरूकता फैलाए कि वो दवाओं के दुष्परिणाम के बारे में हमें रिपोर्ट करें, ताकि हम कुछ ठोस निर्णय ले सके उन दवाओं के बारे में जिनसे ज़्यादा दुष्प्रभाव होते हैं, जिनमें ज़्यादा रिस्क है, ताकि हमारी भारत की जनता दवाओं के लिए सुरक्षित रहे। तो उसी संबंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसका नाम है फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। जैसे आपने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सुना होगा, मलेरिया का प्रोग्राम है, टीबी का प्रोग्राम है, पल्स पोलियो प्रोग्राम है। ये नेशनल प्रोग्राम आपको पता होंगे क्योंकि टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। उसी तरह से ये भी एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है जिसका नाम है फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो इसका राष्ट्रीय संवेदक सेंटर या कोऑर्डिनेटिंग सेंटर गाजियाबाद में है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, और पूरे भारत देश में 250 से ज्यादा EDR मॉनिटरिंग सेंटर है, यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन यानी साइड इफेक्ट की निगरानी करने वाले केंद्र 250 से ज्यादा है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी 7 या 8 केंद्र हैं, रायपुर में 2 केंद्र है, एक है पंडित जैनम जिसको हम मेकाहारा कहते हैं, और दूसरा केंद्र हमारे एम्स रायपुर यानी फार्माकोलॉजी विभाग में स्थित है। तो जो दवाओं के दुष्परिणाम या साइड इफेक्ट हमें रिपोर्ट करते हैं, आप लोग रिपोर्ट करोगे या फिर डॉक्टर करते हैं, नर्सिंग ऑफिस, तो हमारे सेंटर में पहले रिपोर्ट होते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा ये हम राष्ट्रीय स्तर पे भेजते हैं, वहाँ पे भी इसका मूल्यांकन किया जाता है, और राष्ट्रीय स्तर से ये WHO में भी, विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी इंफॉर्मेशन जाती है। तो हमारे राष्ट्रीय स्तर पे इसका क्या निर्णय लिया जा सकता है दवाओं के संबंध में, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दवाओं के बारे में क्या निर्णय लिया जाए, उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, ये निर्णय भी इस इंफॉर्मेशन से हमें मदद मिलती है। तो कौन कौन रिपोर्ट कर सकता है दवाओं से होने वाले दुष्परिणाम? तो डॉक्टर्स तो रिपोर्ट कर ही सकते हैं, फार्मासिस्ट भी कर सकता है, आपका डेंटिस्ट कर सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर कर सकते हैं, और अभी पेशेंट के रिलेटिव और आप आम जनता भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो रिपोर्ट करना के अलग अलग माध्यम है, आगे में हमारे डॉक्टर साहब इस बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। क्या रिपोर्ट करें? तो दवाइयों से होने वाले दुष्परिणाम, वो गंभीर हो या गंभीर ना हो, जैसे हो सकता है सिर्फ मतली हो, आपको सिर्फ उल्टी हो रही हो, या लाल चकते हो, या आपने जैसे मैंने फोटो बताया उसे बहुत स्किन निकल के आ गई, वो गंभीर है, या उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है, वो भी एक गंभीर है। तो गंभीर हो या साधारण हो, सभी तरह के आपको दुष्परिणाम बताने हैं। ज्ञात हो और या अज्ञात हो, बारंबार हो रहे या बिल्कुल कहीं एक ही बार हो रहे हैं ऐसे, या दवा के संबंध में, या वैक्सीन से, या हर्बल प्रोडक्ट से, किसी भी तरह से यदि दुष्प्रभाव हो रहे तो आप फार्माकोलॉजी विभाग में इसे सूचित कर सकते हैं। कहाँ रिपोर्ट करें? तो जो निकटतम EDR केंद्र है, आपका निगरानी केंद्र है साइड इफेक्ट के लिए, जैसे हमारा फार्माकोलॉजी विभाग एम्स रायपुर, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ और डॉक्टर पुगलेंदन सर वो डेप्यूटी कोऑर्डिनेटर हैं। तो आप हम दोनों को या हमारी पूरी टीम वर्क कर रही है इस क्षेत्र में, तो आप हम में से किसी को भी सूचित कर सकते हैं।
कैसे रिपोर्ट करें, तो ये दो चीज़ें बताई गई यहाँ पे। आगे में पुगल सर आपको और इस बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो ये टोल फ्री नंबर आप हमेशा अपने मोबाइल में रखिए। वो नंबर है 1800-180-3024। तो आप इस नंबर पे यदि आप सूचना देते हैं तो ये सूचना दिल्ली में जाएगी और दिल्ली से वापस हमारे पास आएगी। तो जो भी जिस राज्य से ये सूचना जा रही है उसके निकटतम एडीआर निगरानी केंद्र में ये सूचना जाती है। हमारा ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है और जल्दी हम हमारे डिपार्टमेंट में हम लैंडलाइन या हमारा पर्सनल मोबाइल नंबर इस प्रोग्राम के लिए हम लेंगे ताकि हम डायरेक्टली आप उस पर सूचित कर सके। तो आप इस ईमेल आईडी पे भी हमें सूचित कर सकते हैं, या फॉर्म के बारे में जानकारी डॉक्टर पुगलेंदन सर आगे बताएंगे। वो फॉर्म आप डायरेक्ट जमा कर सकते हैं क्योंकि आप इसी संगठन के, इसी संस्थान के एम्प्लॉइज हैं। एडीआर की रिपोर्ट कैसे करें, तो ये ब्लू कलर का फॉर्म है, आई थिंक स्विच ऑफ करें लाइट। ये नीले कलर का फॉर्म होता है, इसके बारे में पुगलिंदर सर आपको विस्तृत जानकारी देंगे कि इसे कैसे भरना है। दो तरह के फॉर्म होते हैं, एक लाल कलर का फॉर्म जो डॉक्टर, फार्मासिस्ट या नर्सिंग स्टाफ भरता है, और ये नीले कलर का फॉर्म जो डॉक्टर नहीं है, इनमें से पेशेंट यानी जैसे आप नीले कलर का फॉर्म भर सकते हैं। आप डायरेक्टली जो राष्ट्रीय स्तर का सेंटर है हमारा नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, वहां पे भी आपकी जानकारी दे सकती है। ये उसका वेबसाइट है www.ipc.gov.in। यहाँ पे आप अधिक इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो कुछ धारणाएं हैं जो मिसकंसेप्शन है प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मेरी अंतिम स्लाइड है कि नई दवाएं हमेशा बेहतर होती है, ऐसा नहीं है। कई बार डॉक्टर नई दवाएं लिखने लग जाता है, सो पुरानी दवाएं भी उतनी ही कारगर। मैं कहूँगा पुरानी दवाओं के बारे में वो कितना असरदार रहेगी, उससे क्या दुष्परिणाम होंगे, डॉक्टर ज़्यादा अधिक जानता है। तो कभी भी आग्रह न करें कि कोई भी दवा आई है तो नई दवा दें। नई दवा महंगी भी होती है, तो हमेशा नई दवाएं बेहतर रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरी बात, महंगी दवाएं हमेशा बेहतर रहेगी नहीं, सस्ती दवाएं भी उतनी ही कारगर होती है, ठीक है। तीसरी बात, पॉलीफार्मेसी हमेशा बेहतर होती है, यानी 3 या 4 दवाएं। पॉलीफार्मेसी करते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा दवाएं पेशेंट को दी जाती है, तो क्या ज्यादा अच्छा काम करेगी? 5-6 दवा दे दो तो पेशेंट ज्यादा अच्छे से काम करेगा नहीं, उल्टा उसे हानि होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि 3 या 4 दवाएं जब हम देते हैं वो आपस में इंट्रैक्शन करने लग जाती है और उससे नुकसान होने के चांसेस है। एफडीसी ऑलवेज बेटर, या एफडीसी हमेशा बेहतर। एफडीसी का अर्थ है एक ही दवा में 3-4 दवाएं मिला दें एक ही गोली में। आपने कई बार दवाएं देखी होगी कि एक गोली आती है उसमें 1, 2, 3, 4 दवाएं मिक्स की हुई रहती है। तो जरूरी नहीं है कि इस तरह की एफडीसी हमेशा बेहतर रहेगी। हाँ, कुछ एफडीसीज हैं जो अच्छी होती हैं, लेकिन बहुत सारी एफडीसीज है जो सही नहीं है, जिससे नुकसान ही होगा और ट्रीटमेंट की कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। और हर बुखार में एंटीबायोटिक्स देना जरूरी है, जो बिल्कुल जरूरी नहीं है। बुखार में आप पैरासीटामोल से भी काम चला सकते हैं, लेकिन यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, तो जरूर एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी। एंटीबायोटिक का अनुचित उपयोग भी ना करें, उससे रेजिस्टेंस के चांसेस भी बढ़ते हैं, नुकसान भी होता है, साइड इफेक्ट के भी चांसेस बढ़ते हैं और आपकी ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो अंत में मैं इन कोड के साथ मेरा प्रेजेंटेशन बंद करना चाहूँगा कि पेशेंट सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है और ये हमारा दायित्व भी है। सो पेशेंट सेफ्टी हमारा दायित्व है। हमारा लोगो भी हमने जो बनाया है, पेशेंट सेफ्टी इज अवर प्रायोरिटी। पेशेंट की सेफ्टी या सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। डाइंग फ्रॉम ए डिसीज इज समटाइम्स अनअवॉइडेबल बट डाइंग फ्रॉम ए मेडिसिन इज अनएक्सेप्टेबल। ये कोट है दार्शनिक का, जिन्होंने कहा है कि कई ऐसी बीमारियां जिसके लिए इलाज नहीं है, उससे यदि मृत्यु हो जाए तो फिर भी हम समझ सकते हैं, लेकिन दवाइयों की वजह से मृत्यु हो या दवाइयों की वजह से किसी को हानि हो, ये बिल्कुल कतई एक्सेप्टेबल नहीं है, इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। और अंत में हीरोफिलस, ये भी एक दार्शनिक थे, उन्होंने कहा है कि जैसे डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, ये लोगों का बड़प्पन है, और जिन्होंने हमें ये सम्मान दिया और बहुत डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को, हमारे हेल्थ स्टाफ को इतना वो मानते हैं, और कोविड में भी हमने देखा है। लेकिन डॉक्टर के साथ दवाइयों का भी उतना ही महत्व है। तो इन्होंने कहा है कि भगवान के बाद यदि कुछ चीजें हैं तो वो दवाइयाँ हैं, यदि हम उसका सही इस्तेमाल करें। तो इनका कहना है कि मेडिसिन आर नथिंग इन देमसेल्फ इफ नॉट प्रॉपरली यूज्ड बट द वेरी हैंड्स ऑफ द गॉड इफ एम्प्लॉयड विद रीजन एंड प्रूडेंस। तो दवाइयों का इस्तेमाल यदि हम सही तरह से करें
तो दवाइयाँ हमें सुरक्षित रख सकती है और हमें बेहतर इलाज भी हमें दे सकती है। तो इसके साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन बंद करना चाहूँगा। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो तो हम ये जो टॉपिक है जो जिस पर मैं अगले 15 मिनट बोलने वाला हूँ, ये सबसे कॉमन टॉपिक है जिसका नाम है ओवर द काउंटर ड्रग या सेल्फ मेडिकेशन। ओवर 3 अक्षरों में लिखा हुआ है OTC। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये काउंटर पर जाएंगे और मिल जाएगा। ये जो दवाइयाँ हैं, आप जाएंगे और आप बोलेंगे कि मेरे को ये चाहिए, और आपको जो भी फार्मेसी की दुकान होगी या दवा की दुकान होगी वो आपको बिल्कुल ज़्यादा कुछ पूछे बिना डिस्पेंस करते हैं और आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है ओवर द काउंटर। और सेल्फ मेडिकेशन मतलब आप इस दवा को खरीदने के लिए या इसके लिए आप किसी डॉक्टर के पास या किसी भी नर्सिंग स्टाफ के पास पूछने के लिए नहीं जा रहे हैं कि मैं ये लूँ या ना लूँ। आप जा रहे हैं, आपको अंदाजा है कि इससे ठीक हो जाएगा, तो मैं जाता हूँ और फार्मेसी या दवा की दुकान से ले लेता हूँ, आपको मिल भी जाती है। सो दैट इज कॉल्ड ओवर द काउंटर, यानी कि जाएंगे और मिल जाएगा। और सेल्फ मेडिकेशन इसलिए क्योंकि आप खुद ही खरीद के खा रहे हैं। अब क्या है ये कौन है, OTC कौन है और सेल्फ मेडिकेशन कौन है? जैसा कि मैंने कहा कि ये आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के सिर्फ आपके मांगने से ही मिल जाएंगे, आप उसके लिए पैसा देंगे और आपको मिल जाएंगे। तो आमतौर पर ये माना जाता है कि ये सब चीज़ें, ये जो भी दवाइयाँ हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सामान्य बीमारियों के लिए है। ये किसी भी ऐसी बीमारियों के लिए नहीं है जो जिंदगी भर चले, या ये ऐसे लक्षणों के लिए है जो 2-4 दिन 5 दिन रहेंगे और अपने से ठीक हो जाएंगे। तो आपको बेसिकली ये सिम्टोमेटिक सपोर्ट देता है कि आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो टेम्परेरी रिलीफ कर देता है और आपका काम चल जाता है। तो बेसिकली एक तरह का ये बाईपास है कि आपको सामान्य लक्षणों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता और आपको सामान्यतः दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? भाई आपको छोटी मोटी बीमारी है, आपको दवाई मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम ये है इसमें कि आप वो दवाइयाँ भी खरीदने लगते हैं जो आपको नहीं खरीदनी चाहिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के। दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। OTC प्रॉब्लम नहीं है। OTC के चक्कर में या OTC के साथ में आप वो दवाइयाँ भी खरीदने लगते हैं या आपको बेच दी जाती है या डिस्पेंस कर दी जाती है जो एक्चुअली आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं डिस्पेंस करनी चाहिए। तो दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। अब सबसे ज़्यादा कौन सी दवाइयाँ यूज होती हैं? तो ये जो लिस्ट बनी हुई है, जैसे कि पेन किलर, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, डिस्प्रिन, हेडेक के लिए काफ़ी लोग लेते हैं इसको, और सर्दी खांसी के लिए आप बाजार में जाके या किसी भी दुकान पर कफ सिरप की डिमांड करते हैं और आपको मिल जाता है। आपको बहुत पता नहीं होता उसके बारे में, अंदर इसमें क्या है, इस बॉटल में क्या है, लेकिन कफ सिरप के नाम पे आपको मिल जाता है। और एंटी एलर्जी जैसे कि सिट्रिजिन, एविल, ये बहुत कॉमनली आपने, और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं लगभग सभी ने ये दवाइयाँ कभी ना कभी या तो खाई होगी, 100% ऑलमोस्ट, या तो किसी को खाने को दी। ये दोनों ही बातें सत्य है। अब क्यों? तो इस पूरे डिस्कशन में आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये क्यों खा रहे हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या खा रहे हैं, और तीसरा, कब तक खाना है, और चौथा, क्या नहीं खाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। क्यों खा रहे हैं भाई? तो इसलिए खा रहे हैं कि जिस वजह से भी आप खा रहे हैं वो आपकी सीरियसनेस बहुत ज़्यादा उसकी नहीं है, उस लक्षण की, उस बीमारी की बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, और वो अपनी सेल्फ लिफ्टिंग भी हो सकती है, कुछ ना करे हो सकता है तब भी वो 1 हफ्ते या 10 दिन में ठीक हो जाए। एक रीज़न ये है। दूसरा, सेल्फ मेडिकेशन आदमी कब करता है? मोस्टली वो सेल्फ मेडिकेशन खरीदने जाने से पहले देखता है कि पहले किसी को मेरे घर में बीमारी हुई थी क्या। अब सर ठीक है साहब, इनको भी खुजली हुई थी और इनको LCZ का एक या सिट्रिजिन का एक लोशन लिखा था या किसी भी ऐसी दवा का लोशन लिखा था, तो मैं भी उसको लगा लेता हूँ। तो ये सेल्फ मेडिकेशन है। घर में पड़ी थी पुराने, आपने लगा लिया उठा के, ठीक, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्किन में, जब तक स्किन में लगाया तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कहाँ पे है? जब आपने उसको टूटी हुई शीशी या खुली हुई शीशी को आपने आंख में डाल दिया, वो प्रॉब्लम है। किसी भी आंख में डालने की दवाई का एक शेल्फ लाइफ है, मतलब जैसे ही जिस दिन से आपने वो उसको ओपन किया वायल, उसके बाद से आप उसको अधिक से अधिक जो उसका डोजिंग शेड्यूल है कि हफ्ते 10 दिन में उसको यूज करके खत्म करिए, और नहीं यूज हो रही है तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। क्यों?
क्योंकि वो जैसे जैसे खुलेगी उसमें धीरे धीरे नमी लगेगी, हो सकता है बाद में कुछ इन्फेक्शन भी आ जाए। तो इस वजह से सेल्फ मेडिकेशन करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको हर चीज़ में सेल्फ मेडिकेशन करना है। सेल्फ मेडिकेशन वहीं तक ठीक है जहाँ तक कि छोटी मोटी बीमारी है और स्किन पर है, आपकी आँख या कान या ओरल कैविटी या अंदर वो इन्वॉल्व नहीं है। ठीक, अब दोनों चीज़ें एकदम बड़ी ही स्पीड से बढ़ रही हैं आज के ज़माने में, एक OTC और दूसरा सेल्फ मेडिकेशन। बाजार में आपको हर तरह की दवा मिल रही है और खुद से ही जाके खरीद रहे हैं। और इन सब में सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है सबके हाथ में स्मार्टफोन होना। और सभी स्मार्टफोन है, गूगल ने तो अब ये भी कर दिया है कि सीधे आप बोलिए, लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप बोलिए, आपको दवा का नाम बता देगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको दवा का नाम पता है, आपको गूगल ने बता दिया है, और वही का वही स्क्रीनशॉट लेते हैं और जाके फार्मासिस्ट बोलता है हमको ये चाहिए, दिस इज द ड्रग दैट आई वांट। और वो फिर प्रिस्क्रिप्शन है तो ठीक है, और नहीं है तो आपको काफ़ी हद तक दवाइयाँ मिल जाएंगी। आपको कौन सी दवाई नहीं मिलेगी वो भी बता देता हूँ आपको केवल 2 या 3 तरह की दवाइयाँ ही नहीं मिलेंगी। एक तो जो नार्कोटिक में स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड है, जहाँ की आपकी तुरंत डेथ हो सकती है, वो आपको नहीं मिलेगी बाजार में। दूसरी जिससे नींद आती है यानी कि स्लीपिंग एड्स, वो आपको नहीं मिलेंगे। और तीसरा एबॉर्टिफिकेशन यानी कि जो गर्भ गिराने के काम आते हैं, वो आपको नहीं मिलेगी। बाकी आप जो दवाई जाना चाहिए आपको सब मिल जाएगा। तो दैट इज द पॉइंट कि आपको लगभग हर दवाई का एक्सेस है आज के ज़माने में, आज की डेट में। सिर्फ आपको 2 या 3 तरह की दवाइयाँ हैं जो नहीं मिलती। वो कौन कौन सी थी? एक तो थी नार्कोटिक्स यानी कि जो बहुत स्ट्रिक्ट है, एनेस्थीसिया के लिए यूज होती है, वो नहीं मिलेगी। एबॉर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा यानी कि गर्भ बच्चा गिराने की दवा जिसको कहते हैं, वो आपको नहीं मिलेगी। क्यों? वो इसलिए नहीं मिलेगी कि आपको वो आपकी तरफ से उनका कोई कंसर्न है, नो, ऐसा कभी सोचिएगा भी मत। वो इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि यदि आपको कुछ हो गया तो वो जो दवा की दुकान सीज हो जाएगी, क्योंकि मेरा प्रिस्क्रिप्शन क्या आप दे रहे हैं। तो दैट इज द पॉइंट। समझने की बात सिर्फ इतनी है कि आपको केवल 3 छोड़ के हर तरह की दवाइयाँ मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप सब चीज मिल रहा है तो आप जाके ले आएंगे। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। कभी करिएगा भी नहीं, करते साथ सभी लोग हैं, जितने लोग बैठे हैं सभी लोग करते हैं, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। अब ये इतने भी बुरे नहीं है, OTC ये इतने भी बुरे नहीं है। अब फायदे क्या है, थोड़ा से फायदे सुन लेते हैं, थोड़े से नुकसान जान लेते हैं। फायदा क्या है? आपको तुरंत इलाज मिल जाता है, आपको तुरंत रिलीफ मिल जाता है, ये सबसे बड़ा फायदा है। और चूंकि वो सीरियस इलनेस नहीं थी तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप क्यों सफ़र करेंगे अननेसेसरी। यदि 2 दिन में बुखार ठीक हो रहा है, पैरासीटामोल से खाने से 2 घंटे में बुखार उतर जा रहा है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ये उसका पोटेंशियल फायदा है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि पैरासीटामोल हो सकता है अपने में कोई नुकसानदेह ना हो। On behalf of Department of Pharmacy, नमस्कार सर। So what is the need of OTC? OTC का नीड या जरूरत यही है और उसका एडवांटेज यही है कि आपको तुरंत रिलीफ मिल जाता है जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सीरियस है। तो प्रॉब्लम रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि उसके अपने खुद के दुष्प्रभाव होते हैं। ये माना जाता है कन्वेंशनली, या ये माना जाता है कि जितने भी आपको इस तरह की दवाइयाँ जो ओवर द काउंटर मिल जाती हैं बिना सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के, वो जनरली सेफ होती हैं और वो सेफ है भी, ऐसा नहीं कि सेफ नहीं है। बट हर दवा का अपना एक रिस्क होता है, तो वो रिस्क हमेशा रहता है। तो एक पोटेंशियल रीज़न उसके साथ ये एसोसिएटेड है। दूसरा यदि आप पहले से कोई और दवाई खा रहे हैं जो अपने आप पहले से चल रही थी, आपने एक और जोड़ दी जाके, वहाँ पे ये प्रॉब्लम कभी कभी क्रिएट कर सकती है। तो ये उसके साथ रिस्क है। तो और दूसरी चीज़, इस पूरे सिस्टम को क्या फ़ायदा है इससे? फ़ायदा इस सिस्टम को ये है कि जो छोटी मोटी बीमारियाँ हैं या माइनर एलिमेंट्स हैं, वो उसके लिए हमें डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ तक जाने की बात नहीं पड़ती। आप पहले ही इसको अपने लेवल पर ही मैनेज कर लेते हैं। तो ये इसका हमारे यानी कि हेल्थ केयर सिस्टम के हिसाब से ये फायदेमंद है। तो कुछ शब्द लिखे हैं यहाँ पे, जिसमें एक वर्ड है पॉलीफार्मेसी। पॉली मतलब हिंदी में बोले तो बहुत सारी, बहुत माने, एक को माने बहुत, या 2 को माने, 3 को माने, 4 को माने। यदि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन है 5 या उससे ज़्यादा दवाइयाँ हैं तो हम
उसको पॉलीफार्मेसी बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज ये कि जैसे जैसे पॉलीफार्मेसी यानी कि नंबर ऑफ दवाइयाँ बढ़ती जाएंगी प्रिस्क्रिप्शन में, वैसे वैसे उसके दुष्प्रभाव होने के चांस भी बढ़ते जाएंगे। तो जैसा सर ने कहा कि ऐसा नहीं कि 4 दवाई लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा या 5,000 से ज़्यादा फायदा होगा। फायदा तो होगा, हो भी सकता है, लेकिन नुकसान भी उसके साथ चिपक के आता है। तो ऐसा उसको आप अलग अलग नहीं देख सकते, इससे केवल फायदा ही होगा या लेकिन नुकसान होने का रिस्क भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ता है जैसे जैसे फायदा आप क्लेम करते हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी। तो अभी तक हमने ये सिर्फ समझा कि कौन सी दवाइयाँ सामान्यतः मिल जाती हैं आपको, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। अब इस बारे में बात करेंगे कि कहाँ पे आपको ज़्यादा अलर्ट हो रहने की ज़रूरत है। तो 2 या 3 ही जगह ऐसी हैं जहाँ आपको एक्स्ट्रा अलर्टनेस चाहिए। अलर्टनेस तो हमेशा ही होनी चाहिए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अलर्टनेस 3 ही सिचुएशन में चाहिए। एक, या तो आदमी बहुत बूढ़ा हो यानी कि जिसको आप ओल्ड एज बोलते हैं। दूसरा, या तो बच्चा हो यानी कि 12 साल से कम। और तीसरा, फीमेल एंड दैट टू प्रेग्नेंट। सो प्रेग्नेंट फीमेल्स, लैक्टेटिंग women or pregnant women and lactating females, whatever you say, और ये 3 स्पेशल पॉपुलेशन है और यही 3 पे आपको एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी जितने भी 18 से 55 या 18 से 60 की उम्र के जो लोग हैं उसमें इतनी प्रॉब्लम यूजुअली नहीं होती। अब ठीक, तो बुढ़ापे में क्या प्रॉब्लम है भाई, इसमें क्या दिक्कत है? ओटीसी के साथ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ओटीसी में नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, प्रॉब्लम आपके एज में है। नॉर्मली बुढ़ापे में जैसे जैसे यहाँ सभी के घर में सीनियर सिटीजन होंगे तो नोटिस करिएगा कि ज़्यादातर लोगों को 2 या 3 बीमारियाँ एज के साथ साथ बढ़ती ही जाती हैं। और सभी को पता है वो 3-4 बीमारियाँ कौन सी हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये डायबिटीज़ होता है, ब्लड प्रेशर होता है, हो सकता है किसी को हार्ट अटैक भी आ गया हो। यदि डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड है, तो पैर में झुनझुनी चालू हो जाती है। तो ये 4-5 चीजें अक्सर एक साथ देखने को मिलती हैं। साथ में थायराइड तो रहता ही है। तो ये 4-5 बीमारियां होती हैं तो 4-5 दवाइयां होती हैं। अब एक सीनियर सिटीजन जो उसके पास 5 दवाई, जिसको 5 बीमारियां हैं, वो 5-6 दवाइयां खा रहा है। अब यदि उसने कोई भी नई ओटीसी ऐड कर दी, उसमें ओटीसी तो मिल रही है ना बिना प्रिस्क्रिप्शन के, अब आपको नहीं पता कि वो 6 जो पहले से चल रही थी और ये जो 7वीं आई, इनका क्या है। ये दोनों इंटरेक्शन में डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी। सो एज आई वाज टेलिंग, मोस्ट ऑफ द जीरियाट्रिक पीपल यानी कि जितने भी ओल्ड एज लोग हैं उनको ज़्यादा बीमारियां होती हैं, ज़्यादा दवाई चलती है। अब उस कंडीशन में यदि आपने कोई भी ओटीसी खरीद के खाई तो यहाँ पे थोड़ा सा संभालना मुश्किल होता है। कैसे? एक सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। ज़्यादातर पॉपुलेशन तो क्या है, डायबिटीज़, और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर पॉपुलेशन की डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है। ये भी दूसरा फैक्ट है। उससे क्या होगा, पैर में झुंझुनी होती है और उसके बाद आप उसकी दवाई खाना चालू करते हैं। फर्ज कीजिए कि आपको साथ में इन्फेक्शन और हो जाए, सर्दी हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप जाके बाजार से जाके एलसीजेड खरीद के ले आए, जो कि ओवर द काउंटर मिलती है, लिवोसिट्रिजिन। हो सकता है कि जो आप दवाइयाँ पहले से खा रहे थे उससे नींद आती थी और जो आप एलसीजेड लेके आए उससे और नींद आती है। और इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये, एक तो आप एक्सेसिव स्लीपनेस, ज़्यादा सोएंगे, ये तो एक बात है ही। कभी गलती से आप रात में उसको गिर भी सकते हैं। दैट इज अ क्वाइट कॉमन फैक्ट, स्पेशली ओल्ड एज में, क्योंकि आपका बैलेंस तो वैसे भी बिगड़ा ही रहता है। ठीक, तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो इसलिए कहने का मतलब ये कि जो ओल्ड एज है वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन मांगता है कोई भी पेशेंट, स्पेशली यदि उसको 3-4 बीमारियां हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए कि जब 4-5 दवाइयाँ चल रही हैं तो उस कंडीशन में आपको ओटीसी जो भी आप खरीद रहे हैं, एलसीजेड, पैरासीटामोल या जो भी खरीद रहे हैं, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। दूसरी पॉपुलेशन क्या थी? बच्चे, यानी कि पीडियाट्रिक्स। पहली और आखिरी चीज ये समझ लीजिए कि जो बच्चा है वो आपका छोटा फोटोकॉपी बिल्कुल नहीं है कि आपको कंप्रेस करके एक फाइल बना दी जाए। इट्स नॉट लाइक दिस। ऐसा कभी नहीं होता और ऐसा कभी मानना भी नहीं चाहिए। हर बच्चा एडल्ट का छोटा वर्जन नहीं है, ये एकदम हमेशा याद रखिएगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है बच्चों के साथ ओटीसी में? ये जितनी भी ओटीसी आपको सेफ दिख रही है, ये सारी की सारी एडल्ट में सेफ है। एडल्ट मतलब
कम से कम जिनकी एज एक्चुअल ऐसे तो 18 साल के ऊपर एडल्ट होता है, लेकिन एडोलेसेंस यानी कि 15 साल से ऊपर जितने भी उनमें सेफ हैं। बच्चों में इसकी गारंटी नहीं है, इसीलिए हर ड्रग हर बच्चे को नहीं दी जा सकती, एक बात। दूसरी बात इसको समझिएगा कि हर बच्चे को जो ड्रग लिखी जाती है या दवा दी जाती है वो उसके वेट के हिसाब से होती है या वजन के हिसाब से होती है। और सामान्यतः आपको क्या बोला जाता है एट द एंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कि साहब इसमें आपको आधा ढक्कन पीना है, यानी कि 5 ml लेना है। अब आपको पीछे का कैलकुलेशन नहीं पता कि उस 5 ml में कितनी थी दवाई, ठीक है ना, आपको पता चलता है केवल 5 ml। अब उदाहरण, आपका बच्चा था 3 साल का, उदाहरण के तौर पर उसका वजन 12 kg था, उसको 5 ml देनी थी। सिमिलर सिचुएशन में एक छोटा बच्चा है जो आपके दूसरा बच्चा है और उसका वजन कम है या उसका ज्यादा है, तो वो 5 ml उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। यानी कि छोटा बच्चा है, यानी कि वेट बैंड के हिसाब से जो जितना जिसका वेट था उसके हिसाब से ही उसको दवा देनी है। बहुत सीधी सी बात है। यदि उससे कम होगा या ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में यही ओटीसी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, यही की यही ओटीसी, ठीक बात है। और सबसे कॉमन यानी कि पैरासीटामोल, जिसको सबसे सेफ भी माना जाता है, वही पैरासीटामोल प्रॉब्लम क्रिएट करेगी यदि आप उसको वेट के हिसाब से नहीं देंगे। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे कॉमन और सबसे सेफ दवाई है ना। ये एक कुछ उदाहरण मैं बोल रहा हूँ। तीसरी पॉपुलेशन कौन थी? प्रेग्नेंट फीमेल्स। ये सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 लोग इन्वॉल्व हैं, एक फीमेल खुद और जो उसके अंदर गर्भ में पल रहा बच्चा। तो यहाँ 2 लोग रिस्क पे आते हैं। जब भी ओटीसी आप ले रहे हैं, यहाँ 2 लोग रिस्क पे आते हैं, एक फीमेल खुद और जो भी उसमें गर्भ में बच्चा पल रहा है। तो सामान्य जनता के लिए एक ही चीज कहनी है कि जो भी यदि ऐसी कभी भी सिचुएशन हो तो अपनी मर्जी से 1 या 2 दवाई छोड़ के कोई भी दवाई अपनी मर्जी से ना ले, ठीक बात है। एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर है कि प्रेगनेंसी में आपको अपने से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, दैट्स ऑल, राइट। और करना भी है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन या जिसके भी आप कांटेक्ट में हैं उनसे पूछ के करिए। मैं पैरासीटामोल एक आध एग्जांपल को एक्सेप्शन नहीं, पर जनरली आपको बिना किसी के कंसल्टेशन के ऐसा कोई भी ड्रग नहीं लेनी है। सो हमने अभी तक यही डिस्कस किया है, ओटीसी क्या होता है, सेल्फ मेडिकेशन क्या होती है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कब लेना है, कब नहीं लेना है, और किन पॉपुलेशन में एक्स्ट्रा अलर्टनेस चाहिए, यानी कि ज़्यादा अलर्टनेस चाहिए। और ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो सामान्यतः ड्रग को लेने से होते हैं। अब सिंपल सी बात है, सबसे कॉमन तरीका है दवाई लेने का ओरल रूट, यानी कि आप गिलास में एक पानी दवा लीजिए और 1 गिलास पानी के साथ खा जाइए, ये सबसे सिंपल तरीका है। तो आपके दुष्प्रभाव भी उसी टाइप के ही आते हैं। तो सबसे सिंपल क्या है साहब, जैसे ही दवा देख के ही उल्टी आती है, बहुत सारे लोगों को उल्टी नहीं आई तो नौसिया तो हो ही जाता है, ये मान के चलिए आप। तीसरी, और कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, ये 2 ऐसे जीआईटी के यानी कि आपके पेट से रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट है या दुष्प्रभाव है, जो ये 3-4 ही बड़े कॉमन है, नौसिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया, यानी कि या तो उल्टी होगी या डायरिया होगा या कॉन्स्टिपेशन होगा। इसके अलावा पेट दर्द, जैसा लिखा भी हुआ है, कुछ अलग से है, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत और स्किन रैशेज, यानी कि लाल चकत्ते पड़ जाना। तो ये कुछ ऐसे कॉमन एरिया हैं जो आपको हमेशा नजर में रखने चाहिए और इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ओटीसी तो नॉर्मली सेफ थी, ये मैंने पहले भी कहा। तो रिस्क क्या है? सिर्फ कुछ बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशन है जब वो अनसेफ हो जाती है। वो एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या थी? एक तो एक्सट्रीम ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि ज़्यादा एज में या कम एज में या प्रेगनेंसी में। तीसरा, जितना कहा गया था आप उससे ज़्यादा खा रहे हैं। आपको ये पता है कि पैरासीटामोल सेफ है, पर ये बिल्कुल उसका मतलब नहीं कि आप एक साथ 10 खा जाइए। ऐसा कब होता है? ऐसा फ्रस्ट्रेशन में होता है जब बहुत ज़्यादा सिर दर्द या फीवर होता है और आपको लगता है कि मैं 3-4 खा लूँ तो शायद जल्दी इफेक्ट आ जाए या ज़्यादा बेहतर तरीके से इफेक्ट आए। बट इट इज़ नॉट द केस। जैसा सर ने भी कहा था थोड़ी देर पहले कि ज़्यादा खाना या ज़्यादा नंबर में खाना या ज़्यादा नंबर दवाइयों में खाना या ज़्यादा अमाउंट में खाना, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो बहुत जल्दी काम करेगा या ज़्यादा काम करेगा। इसका बिल्कुल ऐसा रिलेशन नहीं है। तीसरी चीज़, नकल करके बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
आपका शरीर अलग है, दूसरे का शरीर अलग है। आप किसी चीज़ के एलर्जिक हो सकते हैं, दूसरा एलर्जिक बिल्कुल नहीं हो सकता है। बहुत लोग हैं बाहर जाइए तुरंत अभी छींकने लगेंगे जैसे ही मौसम चेंज होगा, और कुछ लोग होंगे जो एकदम बढ़िया से घूमते रहेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट ये है कि एलर्जिक सब लोग एलर्जिक नहीं होते, जो लोग एलर्जिक होते हैं वो उन्हें प्रिकॉशन की जरूरत है। ठीक बात है। ये हमने उम्र और ये हमने अभी बात की थी कि एक्सट्रीम्स ऑफ एज या बीमारियों के साथ में ADR के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। ये नीला एक फॉर्म है जो कंज्यूमर फॉर्म इसको कहा जाता है। ये मरीज या उसके रिश्तेदार कोई भी भर सकता है, जिसके बारे में डॉक्टर पुगल अभी आपको ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। और ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो OTC या OTC नहीं कहेंगे इसे, ये वो ड्रग्स हैं ये जो बार बार फार्माकोविजिलेंस रिपोर्टिंग की वजह से मार्केट से बाहर हो गए। नाम में ऐसा कुछ खास नहीं है, नाम छोड़िए, आपको बात ये समझनी है कि जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं उसका फायदा क्या है। उसका फायदा ये है आपको यदि 10 लोगों को सेम ही प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब प्रॉब्लम 10 लोगों में नहीं, प्रॉब्लम उस ड्रग में है। तो ये कैसे पता चलेगा? इसको ये जब तक बाहर रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक ये कभी पता नहीं चलेगा। तब आप यही बोलेंगे कि हाँ हो सकता है मेरे में ही कुछ गड़बड़ हो, बाद में पता चलेगा कि साहब गड़बड़ आप में नहीं, ड्रग ही गड़बड़। तो ये कौन बताएगा? ये मरीज बताएगा या हॉस्पिटल स्टाफ बताएगा। लास्ट थिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ड्रग्स। डेफिनेटली डिजीज जो जिसको भी डिजीज होती है वो बहुत ही परेशान होता है, तो वो डिफरेंट अल्टरनेटिव ड्रग थेरेपी या मॉडर्न मेडिसिन कई तरह के डॉक्टर्स के पास जाता है, और ये उसका राइट भी है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप 10 तरह की दवाएं खाते हैं, 2-3 तरह की डिफरेंट मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये प्रॉब्लम मेरी दवा से हो रही है या किसी अल्टरनेटिव मेडिसिन से हो रही है या किसी और से हो रही है। तो जहाँ तक संभव हो कोशिश करिए कि एक ही तरह के ट्रीटमेंट को लें, क्योंकि यदि मिक्स करेंगे आप तो एक तो रिस्क बढ़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जज भी नहीं कर पाएंगे कि गलती किसकी है या कौन सी ड्रग को कल्प्रिट बोले, हम ये इसको बोले या अल्टरनेटिव मेडिसिन को कल्प्रिट, ये आप जज नहीं कर पाएंगे कभी। तो OTC को इफेक्टिवली यूज कैसे करते हैं? सिंपल सी बात है, आप जैसे सर ने भी अपने उसमें दिखाया था PPT में, जैसे ही आप पलट के देखते हैं तो एक रेड कलर का पैच सर ने दिखाया था जिसमें लिखा रहता है, जिसमें रेड पैच है वो है कि आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाई नहीं लेनी है, और ये डिस्पेंसिंग वाले के लिए भी कि आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचनी है, उसको ना बेचनी है ना आपको लेनी है, ये दोनों ही बातें सकते हैं। तो ये कुछ 2 पॉइंट्स थे, जैसे रेड बॉक्स मैंने बताया, ये इसके एग्जांपल में आपको देख लीजिए, ये देखिए H means you are not supposed to take this drug without the prescription. That means कि आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा एकदम नहीं लेनी, बिल्कुल, लेकिन आप लेते हैं, इसको आप सुधारने की जरूरत है। दूसरी, यहाँ पे देखिए NRX लिखा हुआ है, ये लोराज़ेपाम है, ये नींद लाने की दवाई है, नींद आ जाती है इसको खा के बढ़िया। तो ये भी आपको अपनी मर्जी से नहीं मिलेगी, और ये कुछ ऐसे खास दवाइयाँ हैं जो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के स्ट्रिक्टली फॉलो होता है और आपको ये जल्दी नहीं मिलेगी, ये भी आपकी पक्की बात है। और ये सभी ये एक सिंपल सा है, इसमें एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, ये एक नॉर्मल टैबलेट शो गई है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है खास। सो थैंक यू, इस पूरे डिस्कशन का सिर्फ इतना ही मतलब था। मुख्य इम्पोर्टेंट एरिया है, ठीक है। आपका हाथ में ब्लू कलर फॉर्म, नीला कलर फॉर्म है, सभी के हाथ में है, उठा के दिखाओ, ठीक है। सो हाउ टू फिल ADR रिपोर्टिंग फॉर्म, इतना आसान है। कंज्यूमर फॉर्म इतना बिल्कुल इतना आसान का इंफॉर्मेशन है, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। और दो तीन में बोल रहे हैं, ये फॉर्म सभी जहां में हॉस्पिटल में मिलेगा, नहीं तो वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा,
ठीक है, बीच में मैं इंग्लिश भी यूज करेंगे, हिंदी भी यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट, सो दो चीज फॉर्म है, एक लाल कलर रेड कलर फॉर्म, दूसरा नीला कलर फॉर्म, ओके। लाल कलर फॉर्म नर्सेस, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट ये लोग यूज कर रहे हैं। नीला कलर फॉर्म एरिया रिपोर्टिंग फॉर्म इस कंज्यूमर के लिए है। आपका हाथ में है ना, वो नीला कलर फॉर्म है, आप देख लीजिए, वो साइड इफेक्ट्स फॉर कंज्यूमर से ऐसे लिखा है, ठीक है। सो इतना आसान है, सिर्फ उसमें सिर्फ 7 सब हेडिंग्स है, ठीक है। सो हु कैन रिपोर्ट, इसका पहले 2 हमारा फैकल्टी बोल दिया, काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम खुद के पेशेंट और कोई भी पेशेंट का अटेंडर और कोई भी दवाई ले रहे हैं ना, कोई भी, ठीक है, किसका साइड इफेक्ट और एलर्जी आ गया ना, वो कर सकते हैं, वो जरूर चाहिए। ये एडीआर और साइड इफेक्ट और एलर्जी रिपोर्टिंग फॉर्म है, नीला कलर फॉर्म, ठीक है। सो ये भी पहले बोल दिया। इसमें 2 चीज आप मगअप करना पड़ेगा, एक टोल फ्री नंबर है, दूसरा हमारा ईमेल आईडी है। टोल फ्री नंबर हम रिपीट करेंगे एक बार, 1800-180-3024। प्लीज, हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? आ रही है। 1800-180-3024। सभी फोन में प्लीज सेव करो, ओके। I have saved in the name, I will report side effect करना पड़ेगा। रात को 12 बजे मुझे एक मैसेज आया, वो तमिलनाडु से आया, वो मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देख के मुझे कॉल किया। इनको बच्चों को रात को कुछ बीमार हो गया, कोई दवाई दिया, वो पूरा रैशेस हो गया, वो फोटो के साथ मेरा भेजा है सुबह। इसलिए मैं बोल रहा है, ये नंबर जरूर चाहिए, आप प्लीज सेव करो। अभी फॉर्म को विजिलेंस का ईमेल आईडी है, अभी हम एम्स में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉर्म सभी जगह में मिलेगा, नहीं तो हम कभी भी फॉर्म का डिपार्टमेंट में बात कर सकते हैं सभी लोग को, ठीक है। सो व्हाट टू रिपोर्ट, सर पहले बोल दिया, गंभीर और नागंभीर, वो हर बार है और वेरी रेयरली आ रहा है, कुछ भी आप दवाई लेने के बाद कुछ भी आपको तकलीफ हो रहा है ना, प्लीज रिपोर्ट, ओके। वो आप मत सोचो ये छोटा चीज है बड़ा चीज है, बिल्कुल मत सोचो। आपका मैंडेट है, आप कैसे वोट करेंगे ना, ऐसे आप सोचना पड़ेगा, ये हमारा मैंडेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे आप मन में रखना पड़ेगा ये रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है। प्लीज, बिकॉज हम क्यों इतना प्लीज कर रहे हैं, क्योंकि ना लास्ट 2-3 दिन हम ज्यादा जगह गया, वो पूछ रहे हैं ये दवाई लेने के बाद ये साइड इफेक्ट हो जाएगा क्या, आपका बिना इंफॉर्मेशन हम कैसे बोल सकते हैं ये। सो अब डेटा के लिए आपका ये रिपोर्टिंग चाहिए। कल कोविड वैक्सीन का ऐसे हो सकता है क्या, 10 लोग पूछ रहे हैं, कैसे हमको पता चला। आप लोग, I welcome Dr. Chowdhury sir, our Dean Student Welfare, for this program. On behalf of Department of Pharmacology, I welcome you sir. So वो डेटा हम किसी को बोलना, तो हमको क्या चाहिए, आपका रिपोर्टिंग चाहिए। उसके साथ में हम किसी को बोल सकते हैं ये तकलीफ इतना लोग को आ रहा है, इतना लोग को कम आ रहा है, इतना लोग को बढ़ा आ रहा है, ऐसे बोलने के लिए हमको डेटा चाहिए। वो कहां से मिलेगा, आप लोग करना पड़ेगा ना, आप लोग रिपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो इसलिए ये फॉर्म आप जरूर आपका याद में रखना पड़ेगा। एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म, नीला कलर फॉर्म, ये कंज्यूमर फॉर्म। कंज्यूमर मतलब पेशेंट का रिलेटिव, दादा दादी, मामा मामी, गांव में कोई भी, ठीक है, ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं तो फॉर्म नहीं मिल रहा है, ठीक है। सभी ऑफिस में कंप्यूटर है, प्रिंटर है, एडीआर फॉर्म पीवीपीए डालो, ऐसे आ जाएगा एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म। इसके अंदर जाएगा तो ऐसे दिखेंगे,
ये थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए, वहां आप 10 भाषा में आप देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी सिर्फ हिंदी नहीं है, इसके अलावा 9 भाषा है। आपको कोई भी भाषा में इतना इजी हो जाएगा, वो यूज कर दीजिए। इसलिए क्योंकि ना कोई भी डेटा किसी दवाई के बारे में बोले तो सिर्फ एक ही जगह में नहीं आना है, वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सभी डायरेक्शन में आना पड़ेगा। इसलिए इतना 10 भाषा में ये फॉर्म है। देखो, बंगाली, असमी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओरिया, तमिल एंड तेलुगु। ठीक है, 10 भाषा में मिलेगा यहाँ। और सभी 10 भाषा नीला कलर फॉर्म है। ठीक है, वो कंज्यूमर का फॉर्म है। फिर भी मैं बोल रहे हैं, वो नीला कलर फॉर्म कंज्यूमर का फॉर्म है। तो ऐसे दिखेंगे। अब देखो, आपका हाथ में फॉर्म है ना, वो प्लीज देख लीजिए। सो इसमें सिर्फ 7 इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। ठीक है, लाल कलर फॉर्म में ज्यादा चाहिए, इसमें सिर्फ 7 इंफॉर्मेशन चाहिए। एक पेशेंट का डिटेल चाहिए, दूसरा वो उनका हेल्थ इंफॉर्मेशन, वो मैं बोलेंगे क्या वो, तीसरा वो कौन रिपोर्ट कर रहे हैं उनका बारे में हमको चाहिए, 14 डिटेल्स ऑफ द मेडिसिन टेकिंग और टेकन, क्या दवाई ले रहे हैं और ले लिया। इसके अलावा कोई क्या रिएक्शन आपको आया, क्या साइड इफेक्ट, क्या एलर्जी आया, वो एलर्जी कैसा है, वो ज्यादा है, कम में, और अभी भी चल रहा है, ये पूरा हाउ बैड वाज द साइड इफेक्ट। और आखिरी में साइड इफेक्ट के बारे में, मैं सुबह मुझे हेडेक हो गया, ये दवाई लिया, आधा घंटे में मुझे रैशेस हो गया, मैं दवाई बंद किया, ऐसे आपको क्या आया वो पूरा ये छोटा जगह में लिख सकते हैं। वो आप खुद के क्या क्या आपको आया वो पूरा लिख सकते हैं। तो आपका फॉर्म के पीछे आप देखेंगे तो ये अगेन टोल फ्री नंबर, ये टोल फ्री नंबर रेगुलर प्रेजेंटेशन से अभी तक आ रहा है, प्लीज सेव करो। ठीक है, 1800180324। सो 7 इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए। ठीक है, ये पहले पेशेंट का डिटेल्स है। पेशेंट का डिटेल्स मतलब मेरा पुगड़े का तगड़ा जो तो पीटी करो। ठीक है, सो ऐसे फर्स्ट इनिशियल डालना पड़ेगा, उनका जेंडर, आउट, एज, हेल्थ इंफॉर्मेशन, किसका बीमार के लिए आप दवाई लिया, व्हाट इज द रीजन फॉर टेकिंग द मेडिसिन। ठीक है, हेडेक और स्टमक एक, कुछ भी ओके, वो रीजन डालो। मेडिसिन एडवाइस्ड बाय, ये बिल्कुल मुख्य पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन ये दवाई एडवाइस किया, डॉक्टर एडवाइस किया, और कोई फार्मासिस्ट एडवाइस किया, और कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स एडवाइस किया, और सर बोल दिया ना ओटीसी, आप खुद के लिया। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ना आधा इंफॉर्मेशन आपको आ रहा है ना एडीआर रिपोर्ट, एडीआर सेंटर को, ये पूरा फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड। ठीक है, कोई भी फ्रेंड बोलेंगे ये दवाई लिया, ये डॉक्टर को मैं दिखाया, ये मेरा सिम्टम्स है, ये डॉक्टर को दिखाया, ये 4 दवाई दिया, मैं ले लिया, ठीक हो गया। सो क्यों आप डॉक्टर के पास जाना है, ये प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास है, आप ही ये दिखा के आप ले लो। ओके, सो वो खुद के लेकर उसके बाद उसके वजह से एरिया और साइड इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, सो ये बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है, ये फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और सेल्फ मेडिकेशन, प्लीज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Details of the person reporting the side effects. Again, it is a very important. Why I am saying it is very important means आपका नाम आपको नहीं चाहिए, कोई भी रिपोर्ट कर रहे हैं ना, आपका नाम इट इज ऑप्शनल, बट दूसरा है ना एड्रेस एज वेल एज टेलीफोन एंड ईमेल आईडी हमको चाहिए। क्योंकि ना मैं पहले बोला ये सिर्फ 7 हेडिंग है, इसमें कितना कम आसान से फिल कर सकते हैं वो करेंगे। आपको वो डिटेल्स may not be full, we need the information in details, वो आपको ज्यादा डिटेल चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, ये नंबर यूज करके और मेल ईमेल यूज करके आपको वापस कॉल करूंगा, पूरा डिटेल ले लूंगा। हम रिलेशन वो कॉरिलेशन करने के लिए वो जरूर चाहिए आपको। ठीक है,
ये जगह में आप नाम ऑप्शनल है, बट एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर जरूर चाहिए। बिना हम कुछ नहीं कर सकते, आपका फॉर्म बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। सो डिटेल्स ऑफ द मेडिसिन टेकिंग आर टेकन, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ना पहले सर बोल दिया क्या क्या वो दवाई का स्ट्रिप में देखना पड़ेगा, क्या डोज है, क्या फॉर्मुलेशन है, कोई सिरप है, टैबलेट है, इंजेक्शन है, उसके बारे में इसमें लिखना पड़ेगा। सो नेम ऑफ द मेडिसिन कोई कॉल पर लिख सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन 650 मिलीग्राम 3 बार ऐसे लिख सकते हैं। एक्सपायरी डेट वो पहले प्रेजेंटेशन में आप देख लिया ना, एक्सपायरी डेट उसमें था, वो एक्सपायरी डेट जरूर लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ दवाई कब हम शुरू किया, कब बंद किया, क्यों बंद किया, ओके। इसके बारे में ये फॉर्म में ये 4th कॉलम में आप करना पड़ेगा। अबाउट द साइड इफेक्ट, वो एलर्जी या साइड इफेक्ट और एडवर्स इवेंट, इसके बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा, क्योंकि ना हम डॉक्टर इकट्ठे बैठ के हम कार्य करना पड़ेगा। ये इसका दवाई का वजन आ गया और किसी उनका बीमारी के वजन आ गया, ये पूरा ये टाइम में पता चला, इतना अंदर से इनका रिएक्शन आया, ये इसके लिए ये इंफॉर्मेशन हमको चाहिए। व्हेन डिड द साइड इफेक्ट स्टार्ट, व्हेन डिड द साइड इफेक्ट स्टॉप, कब आपका एलर्जी शुरू किया, कब वो बंद हो गया। और कुछ लोग को दवाई 3 बार डॉक्टर दे दिया, आप एक गोली लिया, उसके बाद आपको रिएक्शन आ गया, आप खुद के बंद किया, फिर भी वो रिएक्शन को चल रहा है, वो भी आप लिखना पड़ेगा। वो साइड अभी भी चल रहे नहीं, वो कंटिन्यूइंग और नहीं है, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वो आपका एलर्जी आ गया ना, वो साइड इफेक्ट आ गया ना, वो आपका कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कोई भी इचिंग आ गया, सर 1 या 2 बार आ गया सर, आप ठीक है सर, ऐसे तो आपका नॉर्मल एक्टिविटीज को वो कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं तो सर हर बार आ रहे हैं सर, मैं कोई काम नहीं कर सकते, मैं गाना भी गा नहीं सकते, फिर भी बिजली आ रहे हैं। सो ऐसे बोलेंगे तो हम थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर हो सकता है, वो सीवियर भी। तीसरा, वो आप करके वो उसमें ब्लड भी हो गया, ओके, वो भी हो सकता है, ओके। तो इसलिए आपको इसलिए ये एरिया चाहिए आपको, आपका साइड इफेक्ट्स कैसे है, वो एक्चुअली कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, वो आपका नॉर्मल एक्टिविटीज का कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं नहीं, आप कोई इसके कारण से आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अभी भी कल हमको एक AEFI मतलब वो कोई भी हम वैक्सीन देने के बाद कोई किसी लोग को कुछ आ गया तो उसका AEFI बोलेंगे। रात को 11 बजे को आ गया, सर आज शाम को 4 बजे मेरा बच्चों को ये वैक्सीन दिया, ऐसे हो गया। उस वक्त से मेरा बच्चों नहीं सो रहे, फिर बिल्कुल रो रहे हैं और उसमें लाल हो गया बॉडी पूरा, ठीक है। सो इस पूरा वो हम क्या बोला, अब तुरंत आ जाओ, क्योंकि ना वो वैक्सीनेशन के बारे में आ गया, हम थोड़ा सा अच्छा से देखना पड़ेगा। तो आ गया, वो एडमिट भी हो गया, ठीक है। सो ये पूरा हम लिखना पड़ेगा, एडमिटेड टू हॉस्पिटल, और कुछ सीट में डेथ भी हो सकते हैं, क्योंकि ना ये फॉर्म ना कोई लोग कोविड टाइम में ये फॉर्म आया, उसमें डेथ आया, साइड इफेक्ट डेथ ऐसे लिखे आया, हम उसके बाद कार्य किया, वो इसके वजह से और उनका बीमारी के वजह से वो मर गया, ऐसे यूज हो जाएगा। डिस्क्राइब द साइड इफेक्ट, व्हाट डिड यू डू टू मैनेज द साइड इफेक्ट। डिस्क्राइब द साइड इफेक्ट, मैं बोला है ना, मैं एक दवाई लिया, इसका कारण के लिए लिया, और लेने के बाद मुझे इतना पेट बात, जिसके पीछे पूरा फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट लगा हुआ है कि भाई आप रिपोर्ट करो, आप आगे आओ और अपने पूरे साइड इफेक्ट्स को रिपोर्ट करो, क्योंकि वो जब रिपोर्ट होगी तभी जाके इन लोगों को पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर दवा से, इसको डेटाबेस कहते हैं, वो बनाना चाह रहे हैं, ताकि हमें पता चले कितने लोगों में हो रहा है और इसको किस तरीके से हम डील कर सकते हैं। तो ये प्रिवेंशन के एस्पेक्ट से एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को इस सीख को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ और मेरे वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।
change the doctor. A side effect comes for none of the fault of the doctor, and the doctor has to write a drug based on the drugs which were available at that time. But a gross rejection, especially in the smaller cities, was being done. So now with this drive going out of pharmacovigilance, now people will be knowing that they took a drug, there was a side effect, they will report, maybe there will be researchers to bring that side effect down. So documentation and reporting is a must, and this will maintain the dignity of the doctors in the city and in all the places. Although this thing was not thought by many of the people, but this is the actual truth. Where is the fault of a doctor in prescribing a drug? He is given what is written in the literature or has been taught to you for a particular disease. So doctors are always good, but at times we have to do efforts so that the side effects are minimized. You have done a very good job, sir, in this 1 week, and seeing the enthusiasm, we started right from the walkathon and continued with the Nukkad Nataks. I was willing to be more and more present into the programs, and happened to get a lot of photographs with you people, which I thoroughly enjoyed. And sir has asked me to reread my poem, so I'll read it again and then I'll finish it off. But I feel that poem is covering a very good aspect of pharmacovigilance, its need, and it is written in a common language, not very strict Hindi or so that people can understand. So it starts like this. गोली को जब खाए के थोड़ा जी मिचलाए, उल्टी भी आने लगे, हरारत लग जाए, दवा सतर्कता केंद्र पर जाकर जब बतलाएं, गुणवत्ता तो बनी रहे, मुफ्त इलाज मिल जाए। इंजेक्शन लगवाई के तीखा जब हो दर्द, दाने भी जो निकल पड़े, चमड़ी हो जाए सर्द, प्रतिकूल प्रभाव को समझो जल्दी यार, दवा सतर्कता केंद्र पर बतलाओ हर बार। पीवी फार्माकोविजिलेंस, पीवी नियम बनाए हैं जो न तुम हो रुष्ट, दवा निरंतर खाए के रहना है हष्ट पुष्ट, जो जानकारी सबसे मिले नई दवा बनवाएंगे, उल्टी मिचली छोड़कर स्वास्थ्य लाभ करवाएंगे। डॉक्टर साहब 2 दिन से कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ भाई बताओ। डॉक्टर साहब बदन कब सा रहा, कभी फील हो रही है। टेम्परेचर चेक किया था? नहीं डॉक्टर साहब। अपने जुबान के नीचे 2 मिनट के लिए रखो, फिर देखिए। फिलहाल तो चिंता की कोई बात नहीं, बाकी सर्दी जुकाम कुछ हुआ है क्या? हाँ डॉक्टर साहब, मुझे जुकाम है।
उल्टी वगैरह कुछ नहीं, चक्कर वगैरह आ रहे हैं? चक्कर वगैरह तो नहीं, लेकिन बदन थका थका सा महसूस हो रहा है। चिंता की कोई बात नहीं, सर्दी जुकाम नहीं हुआ है, वायरल फीवर ही है, ये मौसम भी वैसा ही चल रहा है। तो मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ। ये ऊपर वाले दवाई दिन में 3 बार लेनी है खाने के बाद, और ये नीचे वाली दवाई दिन में 1 बार सोने से पहले, और दोनों दवाई 5 दिन तक लेनी है। जी डॉक्टर, धन्यवाद। इनको ये सब नहीं करते कुछ समय रहते, लेकिन इनको जरा क्या कहानी है और भाई क्या हुआ? तुम्हारी हालत तो बहुत ठीक लग रही है। क्या बताऊं यार, 2 दिन से बहुत तेज बुखार हो रखा है और खांसी भी बहुत तेज चल रही है। ऐसा क्या? ये चीज तो मुझे भी हुई 1 हफ्ते पहले। अच्छा, तो तुम कैसे ठीक हुए? अरे मैं डॉक्टर त्रिपाठी के पास गया, उसने मुझे कुछ दवाई दी, मैंने ली और मैं ठीक हो गया। अच्छा, कौन सी दवाई? रुको मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूँ। देखो आ गया। ठीक है भाई। सर जो तेरा तक जाए और नाक बैठी जाए, भाई साहब, हाँ भाई, अरे ये वाली दवाई देना है यार, ऊपर की दोनों। ये वाली पीला के देता हूँ। ये ले भाई। ठीक है भाई। सर चाय। तो देखा आप लोगों ने, ये भाई साहब ने बिना दवाई के दवाई नंबर दे दिया। ये देखते हैं इस लापरवाही का नतीजा क्या होता है। चलिए अरे डॉक्टर साहब, ये देखिए ना, इसे खुजली हो रही है और पूरा लाल पड़ गया है। अच्छा, ये कब से हो रहा है तुमको? ये 2 दिन पहले से हो रहा है मुझे। अच्छा, पूरे बदन पे हो रहा है क्या ये सब? अरे देखो ना, पूरे पे हो गया है। तुमको कोई एलर्जी वगैरह है? नहीं, एलर्जी वगैरह तो कुछ नहीं है। तुमने 2 दिन पहले कोई दवाई वगैरह खाई थी? हाँ, मुझे बुखार आया था तो मैंने दवाई खाई थी। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन तो लिया होगा? अरे नहीं, मेरे दोस्त को बुखार आया था और मुझे भी बुखार था, तो मैंने वही दवाई ली थी। यही तो गलत किया ना तुम। दोनों के शरीर अलग अलग है, तो बिल्कुल जरूरी नहीं कि दोनों पे एक ही दवाई का सेम असर हो। तो अगली बार ऐसे अपने मर्जी से दवाई मत लेना। अब ये जो लाल चट्टे हो रहे हैं तुमको, उसके लिए मैं दवाई दे देता हूँ। यही देखिए, ये जो ऊपर वाली है उसको दिन में 3 बार लेना, खाना खाने के बाद। और ये जो नीचे वाली है फ्री है। तुमके जो ये लाल चट्टे हो रहे हैं ना, उसको वहाँ पे लगाना 5 दिन तक बिना भूले। और अगर फिर भी ठीक ना हो तो मेरे पास आना, मैं दवाई चेंज कर दूंगा। अपने मर्जी से अगली बार दवाई मत लेना। ठीक है? तो जैसे कि हमने देखा, इन भाई सबको गलत दवाई के इस्तेमाल की वजह से लाल चट्टे और खुजली जैसी समस्या हो गई। लेकिन दवाइयों का दुष्प्रभाव सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। इससे उल्टी, दस्त, सिर दर्द, पेट दर्द इत्यादि कई सारी बीमारियां हो सकती है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी लक्षण नजर आए तो कृपया करके उस दवाई को तुरंत ही रोक दे, और घबराने की कोई बात नहीं, इसका इलाज नजदीकी अस्पताल में करवाएं। अब आम जनता इस दवाइयों के दुष्प्रभाव को रोकने में क्या सहयोग कर सकती है, ये मेरी मित्र आपको अच्छे से समझाएंगे। दवाइयों के प्रतिकूल प्रभाव को एरिया फॉर्म के जरिए सूचित किया जा सकता है। यह फॉर्म 2 रंगों में उपलब्ध है। लाल रंग का फॉर्म स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए है, और नीले रंग के फॉर्म को मरीज, उनके रिश्तेदार अथवा आम नागरिक भर सकते हैं। यह फॉर्म 10 भाषाओं में भी उपलब्ध है। आप इस फॉर्म को भर के अपने नजदीकी एएमसी यानी एरिया मॉनिटरिंग सेंटर में जमा करवा सकते हैं। यह सुविधा एम्स रायपुर और पीडीजेएनएम में भी उपलब्ध है। दवाइयाँ हमारे लिए बेशक जरूरी है, लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा, कभी-कभी इनके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। ये दिक्कतें किसी भी प्रकार की दवाइयों से हो सकती हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ये हमेशा हो। दवाइयों के दुष्प्रभाव को आप बीमारी समझकर नजरअंदाज न करें। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप उन्हें नजदीकी अस्पताल में इसका इलाज करें।